जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, क्या पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस है वो इस हद तक जन्म ले चुका है कि पाकिस्तान अब इंस्टेबिलिटी की ओर जा रहा है? क्योंकि अगर हम देखते हैं, एक तरफ बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट है और जिस हद तक वो आगे बढ़ रहा है, जितने एग्रेसिवली, जितनी हमने देखा है कि मिनरल कॉन्वॉय पर हमलों की खबरें सामने आ रही हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर से नाराजगी और जो एहतजाज हुए हैं, इकोनॉमिक्स ब्लॉकेड और लंदन की सड़कों तक ये सारा कुछ पहुंचती आवाजें हैं, वो हमें दिखाई दे रही हैं। और जिस कश्मीर को इस्लामाबाद दुनिया के सामने आजाद कश्मीर के रूप में पेश करता आया है, क्या वहीं से पाकिस्तान के खिलाफ असंतोष की आवाजें जो हैं वो उठ रही हैं, और वो इस हद तक मजबूत हो सकती हैं कि पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन या इंस्टेबिलिटी वहां पर आ सकती है? और जिस बलूचिस्तान को पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक लाइफलाइन मानता है, क्या वहीं से उसके लिए सबसे बड़ी सिक्योरिटी चैलेंज वो उसके लिए बनता जा रहा है? तो ये तस्वीरें जो है और सोशल मीडिया पर जो क्लेम्स आ रहे हैं, बड़े बड़े सवाल वहां पर जन्म देते हैं उस सबसे। क्या पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा यहीं से बन सकता है? और इस पूरे हम जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स और जो चल रहे हैं दोनों तरफ, एक तरफ ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और एक तरफ बलूचिस्तान, इसको हम समझेंगे कि क्या, अगर हम ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, कि क्या ये भारत के लिए सही समय है कि वो ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को वापस भारत में ले ले, और बलूचिस्तान भी ऑफ कोर्स है। तो इसको थोड़ा विस्तार में समझेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के खास मेहमान मेजर जनरल सुधाकर जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। Thank you, Amber. It is always an honor and pleasure to connect with you through your platform. आपके दर्शकों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपको भी बधाई देना चाहता हूं। आप जिस तरफ कंटेम्प्रेरी इश्यूज को पिकअप करते हैं, आपकी जो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक है और उसकी एनालिसिस है, बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा कर रहे हो। वेरी वेल डन, प्राउड ऑफ यू। कम, लेट्स थैंक यू स्टार्ट। सो मच। जी सर। सबसे पहले तो मैं बलूचिस्तान से मैं आपसे को लेकर सवाल करना चाहती हूँ कि सर, बलूचिस्तान में जो लगातार हम देख रहे हैं कि जो सारी चीजें, घटनाएं सामने आ रहे हैं, मिनरल ट्रांसपोर्ट पर हमले, पाकिस्तान के इकोनॉमिक एम्बिशंस को पूरी तरह से झटका मिल रहा है। क्योंकि हम जानते हैं सर, आसिम मुनीर जब व्हाइट हाउस गए थे, वो एक बक्सा लेके गए थे जिसमें सैंपल्स उन्होंने दिखाया था रेयर अर्थ मिनरल्स का। तो सर, एक तरफ बलोचों के अपने सवाल हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के एम्बिशंस हैं। जो बलूचिस्तान में हो रहा है, हम कश्मीर पे बाद में आएंगे, उसको आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान के लिए जो एक तो हम इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में लगातार देखते हैं, ये कितना बड़ा झटका है पाकिस्तान के इकोनॉमिक एम्बिशंस की? वेरी गुड। आपने बहुत सारे मसले उठाए हैं। एक बलूचिस्तान का अभी इकोनॉमिक ब्लॉकेड चल रहा है या था 11 तारीख तक, 1 से लेके 11 तारीख तक। उसका क्या नतीजा और क्या असर पड़ने जा रहा है? और दूसरी बात है, आप ये भी कह रहे हैं कि बलोच के अलावा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एजिटेशन हो रहे हैं। कारण क्या है, किस तरफ जा रहा है ये? और हमें ये दोनों सवालों का या दोनों मसलों के ऊपर कोई भी चीज़ डिस्कस करके एक निचोड़ निकालने से पहले हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ईरान की तरफ क्या रहा, अफगानिस्तान के क्या, मोटा मोटा थोड़ा सा हमें टच करना निहायत आवश्यक है। अभी बैकग्राउंड में क्या क्या हुआ है चाइना में, और ये थोड़ा सा हमें निगाह रखना पड़ेगा। अच्छा, नाउ सबसे पहले आते हैं, हुआ क्या है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में सबको पता है कि एट गन पॉइंट किंग ऑफ कलाल को बुला के जिन्हा ने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन किया था, जबकि एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट उसको बोलते हैं, 1947-48 में एक स्टैंड स्टिल, जम्मू कश्मीर और ये जो बलूचिस्तान था, इनके लिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट लागू हुआ था। बल्कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन, उसका नेशनल फ्लैग, उसका बाइकैमरल सिस्टम, इलेक्टेड गवर्नमेंट था, उनका करेंसी अलग था, फॉरेन पॉलिसी अलग था। ऐसे हालत में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बावजूद उन्होंने एक डिवीजन का जीओसी साहब को भेज के, एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब उनके साथ भेज के फोर्स उधर इन्वेड किया, उनको वहां से हाईजैक करके कराची में लेकर आए, जिन्हा के सामने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन किया गया। तब से उनका इंसर्जेंसी या विद्रोह जो है बलोचिस का स्टार्ट हुआ है। ये कोई बनावटी, वो बार बार बोलते ना हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा है, रॉ सपोर्ट कर रहा है। मैं तो कह रहा हूं हिंदुस्तान को अभी डिक्लेयर करके सपोर्ट करना चाहिए,
क्यों नहीं कर रहा है ये? बिल्कुल। वो तो लोग बोलते हैं आपको क्या पता है कि वो नहीं हो रहा है। मैं क्या, अगर हो रहा है बोलो, पाकिस्तान को कहो कि हम कर रहे हैं ये, जब तक आप ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म को बंद नहीं करोगे। समय आ गया है बोलने का। मैं तो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को मैं बहुत सलाम करता हूँ। वो बोलते हैं अभी हम घर के अंदर घुस के मारेंगे, मारो। आप जैसे कर रहे हैं ना, धुरंधर 1, धुरंधर 2, अभी शायद धुरंधर 3 भी होने जा रहा है, शूटिंग चल रहा है। तो ऐसा ही उनको मारिए। जब तक उनको सही जवाब नहीं दोगे, जब तक उनको शीशा नहीं दिखाओगे, तब तक वो नहीं सुधरेंगे। सो आइए समझते हैं क्या हुआ है। ये बलोची स्तान लिबरेशन आर्मी अभी एक कॉन्ग्लोमरेट बन गया है अलग नाम से। उसके पास 4-5 अंग आके जुड़ गए हैं। माजिद ब्रिगेड भी एक जोड़ा हुआ है बलोच लिबरेशन आर्मी। माजिद ब्रिगेड वो सिर्फ फिदाइन अटैक करता है। एक समय में 3000 के आसपास नफरी थे, 3600। अभी थोड़ा नफरी कम है मेरे ख्याल से। और उनका ट्रेनिंग काफी स्पेशलाइज्ड, सोफिस्टिकेटेड पैरा कमांडो टाइप स्पेशल ऑपरेशन होता है। और एक छोटा सा एक उदाहरण मैं तो ये बताऊंगा, माजिद ब्रिगेड कराची में एक कन्फ्यूशियस सेंटर का एक बलोच विमेन, पढ़ी लिखी औरत, उन्होंने जो फिदाइनी अटैक किया था, वो एक उदाहरण है माजिद ब्रिगेड का। जैसे वो मार्च 11 2025 को एक उनका जफार एक्सप्रेस के ऊपर जो अटैक हुआ था, उसमें भी माजिद ब्रिगेड का रोल था। बाकी भी थे बलोच लिबरेशन आर्मी, लेकिन इतना सोफिस्टिकेटेड अटैक टाइम टू टाइम करते आ रहे हैं। तो 2019 से लेके 2025-26 ये जो फेज चल रहा है, ये एक अनोखा किस्म का उनका इंसर्जेंस का फेज है। पहले वो 50-60s का एक फेज माना जाता था, उसके बाद 60s से लेकर 80s तक मानते थे। उसके बाद चलते गया ये, उसके 2000 से लेके 2013 तक एक फेज चलते रहा। उसके बाद 2019 से ये मोमेंटम पिकअप हुआ है। और ये जो मोमेंटम है 2023-24, 24-25 और ये 25-26, ये सबसे नोटेबल है। और 2024 को माना जाता है डेडलीस्ट ईयर ऑफ टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान के ऊपर। और उनका उनका क्या है, उनका डिमांड क्या है? ऑटोनोमी नहीं है, वो सेसेशन चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं। क्योंकि इनका पॉपुलेशन जितना है, उस पॉपुलेशन के मुताबिक पूरा 44 to 47%, मैं चलो बॉटम लाइन लेता हूं, 43.7% का लैंड पाकिस्तान का जितना है इन्हीं के पास है। और पॉपुलेशन करीब करीब 1.5 करोड़ है, ठीक है ना। और पंजाब में पॉपुलेशन देखेंगे 15 करोड़ है उधर। तो उनका बजट एलोकेशन फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉपुलेशन के आधार पर किया जाता है। तो इनका कहना है कि अगर पॉपुलेशन के आधार पर करोगे, हमें तो ना के बराबर मिल रहा है, ठीक है ना। सो इसीलिए, और सारे सामान आप कोल से लेके पेट्रोल तक, आपका डीजल भी लेना है, आपको सोना गोल्ड भी आपको माइन करना है, कॉपर भी माइन करना है, जिंक माइन करना, कोई भी चीज, यूरेनियम, थोरियम, जो भी कुछ है, आपका न्यूक्लियर टेस्टिंग करना है इनके एरिया में, सारे चीजें यहाँ से ले जा रहे हो आप। उनको किराया लीज देते जा रहे हो, किसको? चाइनीज को और ये यूएसए वाले कंपनीज को। लेकिन उसका जो एक हर चीज का एक रॉयल्टी होता है, जो नेचुरल प्रोडक्ट है, जो नेचर से प्रोड्यूस होता है, जो चीजें, उससे जब माइनिंग किया जाता है या हार्नेसिंग किया जाता है, उसका जितना प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट का एक मार्जिन ऑफ प्रॉफिट एज अ रॉयल्टी आना चाहिए। ये रॉयल्टी भी नहीं दे रहे। तो इस ऐसा हालत में आप देखिए फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, उसमें हाईजैकिंग, किडनैपिंग और उनका फोर्सिबल एग्जीक्यूशन हो रहा है, वहां पे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रहे हैं। तो ऐसा हालत में ये जो 2019 से लेके 2026 तक है, 2024 को डेडलीस्ट ईयर माना जाता था। तो ये 2024 के बाद 25 जनवरी को पाकिस्तान एक ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स है, उन्होंने नंबर 2, बुर्किना फासो के बाद नंबर 2 पाकिस्तान को डाला। तो वर्स्ट विक्टिम, सेकेंड वर्स्ट विक्टिम इन द वर्ल्ड। उसके बाद 2025-26 में और उससे ज्यादा तेजी से होने लगा। और 2026 में दिखा जा रहा है उससे और बढ़ते, इंटेंसिटी और एनॉर्मिटी बढ़ती जा रही है। तो अच्छा क्या सर, ये आप ये बात बोल रहे हैं ना बीएलए को लेकर, अभी मुझे एक पिछले हफ्ते का एक अपडेट याद आ गया। चाइना और पाकिस्तान ने एक जॉइंट प्ली डाली थी बीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने के लिए। यूएस ने उस पर रोक लगाई। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तरफ तो यूएस चाहता है कि बलूचिस्तान में
वो पाकिस्तान के साथ डील करे रहे कि दूसरी तरफ उनको इंडिपेंडेंटली उनकी फ्रीडम जो मूवमेंट है उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहा। ये क्या कहानी है सर? ये देखिए, यूएसए का कोई जो है ना इथोस एथिक्स और कोई रूल ऑफ एंगेजमेंट कुछ नहीं है। ये देश का आप जितना गहराई में जाएंगे उतने ही कन्विंस हो जाएंगे। 2012 को यही बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी को उन्होंने एक एक फ्रीडम फाइटर, एक लिबरेशन मूवमेंट उन्होंने डिक्लेयर किया था। कहाँ पे? कांग्रेस में। आप गूगल करके स्टडी करेंगे आपको मिलेगा सारी चीज। जी जी वही सर। कांग्रेस 2018-19 टू बी प्रिसाइज, आई थिंक 2019 अगस्त या सितंबर का महीना था, डोनाल्ड ट्रंप थे पावर में। उन्होंने मजबूरन पाकिस्तान को दबाव के नीचे आके जस्ट टू अपीज पाकिस्तान, क्योंकि उनको निकलना था वहां से, तालिबान को टक्कर कर नहीं पाए, तो वो निकलने के लिए पाकिस्तान हाथ पैर जोड़ लिया कि जनाब इनको आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। तो वो कहाँ लिबरेशन मूवमेंट, फ्रीडम फाइटिंग के लिए वो पहले न्यू किया था, अचानक उन्होंने टेररिस्ट वाला डाल दिया। ठीक है नहीं? तो अभी ये जो गोद में लेके मुनीर को और शहबाज शरीफ को जो बिठा रखे हैं, ये मेरा असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग, मैं जितना एज अ स्टूडेंट ऑफ जो पॉलिटिक्स पढ़ के डॉट ज्वाइन किया, ये बड़ा लंबा चौड़ा गेम हो रहा है। ये गेम में उन्होंने देखा कि अगर टेररिस्ट को आप चोर को अगर चोर बोलोगे वो तो और ज्यादा चोरी करेगा, ठीक है नहीं? तो उनको कन्विंस्ड है कि यही पाकिस्तान है, इनके साथ बहुत ही बुरा उनका तजुर्बा रहा है, और ये तालिबान को सपोर्ट करते रहे, यूएसए का पैसा लेके तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, और तालिबान का खबर लेके यूएसए को दे रहे, एक दूसरे को मरवा रहे थे, ठीक है नहीं? सो ये, और उसका ओसामा बिन लादेन को जब ढूंढने गया अफगानिस्तान में 20 साल तक ढूंढते रहे, और फाइनली 2011 को अबोटाबाद में मिलता है। ये देखिए ना डबल स्टैंडर्ड का क्या रोल होता है। तो बेवकूफ बना दिया ना पूरा एकदम। और यही डोनाल्ड ट्रंप उनको 2018-19 को क्या स्टेटमेंट दिए थे, पाकिस्तान को हमने $32 बिलियन दिया है, कंटेनर भर भर के प्रिंट करके दिए हैं। पाकिस्तान ने क्या दिया है? डिसीट, डिसलॉयल्टी, डिसेप्शन, ठीक है ना, ये दिया है। यही डोनाल्ड ट्रंप उनको लेके गोद में। सो कॉन्ट्रडिक्शन देखिए ना कैसा हो रहा है। अभी उनकी यूएसए का नेशनल इंटरेस्ट को बरकरार रख के मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को अचीव करने के लिए वो जो चीजें पहले एक इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर परमिट करता था, वो अभी परमिट ना करने के बावजूद भी उसको वो अपना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सीरिया का जो प्रेसिडेंट है, वो आईसिस अलकायदा में वो रह चुके हैं, बड़े सीनियर अपॉइंटमेंट, वो प्रेसिडेंट है। पाकिस्तान तो पूरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मुनीर है बड़ा एकदम, उसको डीप स्टेट का हेड है, यही तो चला रहा है। अलकायदा, आपका जैश मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा, नेम एनीथिंग, मुजाहिदीन, सबको चला रहे यही, ठीक है नहीं? सो इसीलिए उनका जो चाल है, अभी देखो यूनिस को क्यों दिया था, यूनिस में तो एक टेररिस्ट लीडर था, ठीक है ना? सो इनका जो चाल चलन है अभी देखने में मिला है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स को वो लेजिटिमाइज धीरे धीरे करते जा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक रास्ता है टू एड्रेस देयर ग्रीवेंसेस, और उनको लाइमलाइट में लाके एक्सेप्टेंस दिखा के देख रहे हैं कि अमेरिका को कहां कहां से और किस तरीके से फायदा हो सकता है। उन्होंने 4-5 चीजें उन्होंने चुना है। नंबर 1 है इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल या जो ऑयल इंडस्ट्री है, ये 2.1 to 2.6 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है। एवरी ईयर की बात कर रहा हूँ। फार्मास्यूटिकल 1.6 to 1.8 ट्रिलियन डॉलर। उसके बाद आपका ड्रग मनी 1.4 to 1.6 ट्रिलियन डॉलर। उसके बाद डिफेंस इंडस्ट्री 1.8 to 2.1 ट्रिलियन डॉलर। रेयर अर्थ एलिमेंट, उसका कोई सीमा नहीं है, कोई 6 कहता है, कोई 17 कहता है। तो ये जो 4-5 चीजें मैंने आपको गिनती कर दिया, इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जहां जहां से ये चीजें मिल रहे हैं तो उनके साथ वो रिश्ता अपना नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के साथ ऐसा ही हो रहा है, और दिन ज्यादा देर नहीं है, ये लंबा गेम है। आपके पास टाइम बहुत कम है, नहीं तो मैं समझाता यूरेशिया का स्ट्रेटेजिक राइवलरी कैसे हो रहा है, अभी ग्लोबल ऑर्डर चेंज कैसे हो रहा है, ग्लोबल ऑर्डर को कंटेस्टेशन कैसे हो रहा है, उसका आगे नतीजा कैसे होगा, ये सेपरेट सब्जेक्ट। लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा का जो आंसर है यही है कि 1 जून से लेके 11 जून तक इन्होंने ये जो 12 दिन का टाइम है, एंड ऑफ 11 जून, उन्होंने इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया था। इकोनॉमिक ब्लॉकेट में
जो जो गाड़ियां हैं जिसमें मिनरल जा रहे थे या रेयर अर्थ एलिमेंट, जिसमें आपका पेट्रोल या डीजल या क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट हो रहा था, जिसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जा रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जा रहे थे, वगैरह वगैरह, गवर्नमेंट ऑफिशियल सामान जा रहे थे, इन्होंने अच्छी तरह दे धमाके पूरा एकदम बम फोड़ा है उनका, ठीक है ना, अच्छी तरह नुकसान कराए हैं। कहीं मैं रफली पढ़ रहा था ओपन सोर्स में 36 दे रहे हैं, 36 गाड़ियों का धजिया उड़ा रखा है, लेकिन मैं रिसर्च करने के बाद मेरे को पता चला ये 50-60 से ज्यादा उन्होंने डिस्ट्रॉय कर रखे हैं। ओपन सोर्स में 36 गाड़ियों का आ रहा है। तो ये जो उन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया है, ये किस तरह, मुनीर और शहबाज शरीफ तो लगे हुए हैं वो पीस टॉक करने में, कहा ईरान और यूएसए, पता नहीं वो आगे जाके वो विथस्टैंड करेगा कि नहीं, या जैसे उन्होंने हमास और इजराइल के बीच में बोडो पीस किया था, ऐसा ही कैसे वो धुंधलापन शुरू हो जाएगा चंद दिनों के अंदर, या यूक्रेन और रशिया के बीच में जो था ऐसा ही होने जा रहा है, या कोंगो और रवांड के बीच में, या थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, क्योंकि पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल में इतने सब कुछ चर्न में पूरा एकदम डूबने लगे हैं। अभी पता नहीं है कौन सा चीज, वो बोलते हैं ना दरिया के बीचों बीच में सब डूब रहे हैं, एक वी आर जस्ट हैंगिंग बाय अ ब्लेड ऑफ ग्रास, इतना नाजुक स्थिति आ गया है। और कॉमन मैन, चाहे लीडिंग इकोनॉमी बोलिए या ग्लोबल साउथ का बोलिए, एवरीवन इज अफेक्टेड, ग्लोबल रिसेशन स्टार्ट होने जा रहा है। इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है वो स्टैंड करेगा कि नहीं। लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि ये लड़ाई जो है मीनिंगलेस है, इससे हमारा जो लाइफ का चाल चलन, कॉमन मैन जो सब सब्सिस्टेंस लेवल से बहुत नीचे रहते हैं, लो मतलब पॉवर्टी लेवल के नीचे हैं, वो उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो रहा है। तो ये बंद होना चाहिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्दी से जल्दी खोलना चाहिए, और ईरान का जो जो डिमांड है वो कुछ ना कुछ वो समझौता करके ये लड़ाई को समाप्त करना निहाती ये पूरा विश्व की फायदा के लिए होगा। लेकिन इस बैकड्रॉप में आपको देखना पड़ेगा क्या ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये कहीं हाथ के बाहर चीज तो होने नहीं जा रहा है मेरा अंदाज के। कश्मीर के लिए आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो ऑक्यूपाइड कश्मीर में हम देख रहे हैं जो सारी चीजें बढ़ रही हैं, असंतोष बढ़ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्या वो जो पाकिस्तान का सर जो ऑफिशियल नैरेटिव है कश्मीर को लेकर उसको चुनौती दे रहा है? क्योंकि बार बार इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, हर साल हम देखते हैं, और लेकिन पाकिस्तान हर बार इसको दबाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन सर लंदन में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जितने भी कश्मीरी डायस्पोरा है वो सड़कों पर पहुंच गया है, पूरा मतलब एकदम जो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो पूरी तरह से चैलेंज हो चुका है। कैसे आप देख रहे हैं सर, अब ये अगले स्तर तक पहुंचता जा रहा है? ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। एक्चुअली ये मैं टीवी चैनल, इंटरनेशनल और नेशनल चैनल में मैं भी जाता हूं, लेकिन लोग सही चीज को बता नहीं रहे हैं। सही चीज क्या है, पाकिस्तान 25 बेल आउट ऑलरेडी ले चुके हैं, 26वां मेरे ख्याल से बात चल रही है शायद, और 25th बेल आउट का जो $7 बिलियन का कुछ ट्रांजैक्शन था अभी शायद मिल गया है, हाथ में आ गया है। सऊदी अरेबिया उनको इस साल ये जो जून के महीने के आखिरी तक उनको $27 बिलियन का निहाती बहुत जल्दी उनको आवश्यक है, ताकि ये जो डेट में फंसे हुए हैं, चाइना से उन्होंने लोन ले रखा है, IMF से ले रखे हैं और वर्ल्ड बैंक से ले रखे हैं, इसी तरह इस्लामिक जो बैंकिंग सेक्टर है वहाँ से भी ले रखे हैं, और एक पेरिस कमिटी उधर से भी कुछ ले रखे हैं। तो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सबसे खतरनाक रेट ऑफ इंटरेस्ट है चाइना का, जो कि 4 to 6.7 कमर्शियल कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया जाता है। IMF का 1 to 1.5 मैक्सिमम 2% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है ना। और एड और ग्रांट जो है ये बहुत कम मात्रा में है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ इनका जो बेल आउट का जो ये जो विशेष साइकिल है वहां से स्टार्ट हुआ है। IMF एक कंडीशन डाल रखा है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी, जिसके आप जो सब्सिडी दे रहे हैं, खाना फूड सब्सिडी दे रहे हैं आप, और भी 5-6 फर्टिलाइजर सब्सिडी, एग्रीकल्चर, अलग अलग चीजें, सर्विसेज सेक्टर का ये जो सब्सिडी दे रखे हैं, ये सब्सिडी को बंद करिए, तब जाके हम आपको बेल आउट देंगे। इनके पास रास्ता ही कोई नहीं है। तो सब्सिडी जैसे बंद कर दिया, सबसे पहला टारगेट हुआ गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान में आप फर्टिलाइजर की बात करिए, आप फूड की बात करिए, आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करिए। इलेक्ट्रिसिटी तो ये भी आप सुन के हैरान होंगे, मांगला डैम में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसका कॉस्ट है सर 2.60 रुपीज पाकिस्तानी रुपीज, और पता है कितने में बेचते हैं?
मैं जी आपको मुझे लोएस्ट आई नो फिगर दैट। दे रहा हूं, उससे करीब 2 गुना ज्यादा है। ये जी सर। 12.60 रुपीस पे मिनिमम बॉटम लाइन प्राइस है। लेकिन आप बिल्कुल सर। देखोगे जगह जगह इसमें मिडिलमैन भी आ रहे हैं, काफी करप्शन है। 24 रुपया, 30 रुपये, 32 रुपये, कोई जगह बिल्कुल सर। 18 रुपये मिल रहे हैं, कोई 17। कहाँ 2 रुपये 60 पैसे में ये बनाया खरीदा जा रहा है। और वही इलेक्ट्रिसिटी उनके खुद के जो लोकल लोग हैं, आप उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ज्यादा ले रहे हो। और ये सब्सिडी होता था, अचानक उन्होंने सब्सिडी बंद कर दिया है। जब से ये हम्म। सब्सिडी बंद हुए हैं, तब से क्या हो रहा है कि ये लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए हैं अलग अलग चीजों के लिए। नंबर 2, अभी ब्लॉकेड सरकार की तरफ से उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। जो आपने मेरे साथ वो डिस्कस कर रहे थे, भेजा है आपने ट्विटर में, वो तो साफ साफ लिखा है कि आपका जो खाना, फ्रूट, वेजिटेबल ये जो आते थे, इसको भी उन्होंने पूरा एकदम कट ऑफ कर दिया है। तो लोगों को जो नॉर्मल सामग्री है, अपना जो वे ऑफ लाइफ, बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ जो जीने के लिए उनका जो राइट है, वो भी आपने बंद कर दिया। तो उनके पास रास्ता क्या है? इंटरनेट तो है ही नहीं, सोशल मीडिया है ही नहीं, तो वो कैसे जिएंगे? तो वो भूखे नंगे जो हैं वो रास्ते के ऊपर आके वो प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं। ये बड़ा खतरनाक साबित होते जा रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान का, दूसरे तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। ऐसा हालत में आपका जो हिंट है ओपनिंग प्रीएम्बल जो आपने दिए थे, क्या भारत को अंदर जाना चाहिए? मतलब फिजिकली जाके कैप्चर करना चाहिए? मैं तो कहूंगा कि फिजिकली उसको कैप्चर ना करके कि लोगों की तरफ से ये डिमांड होना चाहिए, और सही टाइम पे, सही टाइम सर पे। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी वीडियोस जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखी है, उसमें नजर आ रहा है कि जो कश्मीर में, ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें लोग आजादी की आवाज उठा रहे हैं। और पिछली बार भी, क्योंकि हर बार वहां पर इस तरह के जो एहतजाज है, आंदोलन है, वो होते हैं और वहां पे बार बार आजादी की आवाजें उठती है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उनके ऊपर इतना जुल्म करता है, लोगों के ऊपर घरों में घुसकर गोलियां मारता है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था सर, और इस बार भी हमें आवाजें मिल रही, पाकिस्तान बार बार उसको दबा देता है। तो सर किस वक्त का इंतजार किया जाए, कैसे कौन सा वो सही समय होगा, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। ये मेरा विचार है। आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग। हिंदुस्तान ने 1994 को रेजोल्यूशन लिया था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, सक्शका वैली, ये जो उन्होंने तो सीड किया है 1963 को, ये सारे जम्मू एंड कश्मीर का एक हिस्सा है। ये एक अटूट अंग है, और इसको किसी भी तरह हमें वापस लेना है। सवाल यह है कि क्या समय आ गया है हम काइनेटिक या मिलिट्री माइट से उनको वापस लें? काफी एनालिस्ट हैं, कहते हैं कि लेके हम संभाल नहीं पाएंगे। रेडिकलाइजेशन, मेंटेनेंस, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन मेंटेनेंस करने में बहुत मुश्किल होगा। देखिए, आपका नेशनल इंटरेस्ट, यह आपका देश है या हमारा देश है। हमारा देश ने एक रेजोल्यूशन ले रखा है पार्लियामेंट में, जो कि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है। 1.45 बिलियन पॉपुलेशन का एक आपने रेजोल्यूशन ले रखे हैं। उसके ऊपर अगर आपको इस तरफ कामयाबी उसको हासिल करने में आपको तकलीफ हो रहा है, तो रेजोल्यूशन को कैंसिल कर दीजिए। तो मेरा निचोड़ यही है, मैं कहूँगा कि भारत सरकार ये बिल्कुल ही रिजॉल्व, उसका डिटरमिन्ड है और उसको लेगा, इसको छोड़ेगा नहीं। नहीं तो ये जो नक्शा बनाया गया है 5 अगस्त 2019 को, जो मैप, ये जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और उसके साथ 35 अल्फा जो किया गया है, उसके बाद एक नक्शा, इसको बोलते हैं कार्टोग्राफिक वॉरफेयर। उन्होंने एक पत्थर से मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को मारा है। इस किस्म की कार्टोग्राफिक वॉरफेयर हिंदुस्तान ने कभी नहीं किया है। लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर जो है वो, ये दोनों को, जम्मू एंड कश्मीर वैली, ये दोनों का एक यूनियन टेरिटरी। ये जो नक्शा बना के अभी जो इलेक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, स्टेटहुड का डिमांड चल रहा है, ये हिंदुस्तान बिल्कुल सोच समझ के फूक फूक के कदम रख रहा है। डिलिमिटेशन हो चुका है, और कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली जो हैं, ये भी ऑलरेडी डिमार्केट हो चुके हैं कागजों के ऊपर। कितने असेंबली सीट्स होंगे? कुछ 7 सीट्स मेरे ख्याल से बढ़ गए हैं, कुछ सीट्स 24 के करीब हैं। तो JNK का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो खाली छोड़ा गया है इन इलाकों की रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए। मैं तो कहूँगा कि जिस तरफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सुबह और शाम को या दिन में एक बार, हर 24 घंटे में एक वेदर बुलेटिन देता है,
वो वेदर बुलेटिन में आप गिलगित बाल्टिस्तान, शॉक्स गांव वैली, जम्मू एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे आप कवर कर रहे हो, ये बहुत ही अहम एक कदम है। इसी तरह डिजास्टर मैनेजमेंट, मिनरल मैपिंग, रिवर्स एंड नालाज, लोगों को सेवा करने का मतलब कैसे रीच आउट करेंगे, खाने पीने का, उनको जो इकोनॉमिक स्ट्रेटा है, सेंसस, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, वो 92 से क्यों कॉन्टैक्ट कर रहा है, आपको 91 से कौन बंद कर रहा है? डिजिटली अगर इंटीग्रेट करना है तो आप करिए, इसमें शक क्या है? इसमें सारे आपका यूएन रेजोल्यूशन जो है, रेजोल्यूशन नो रेजोल्यूशन गॉट नो मीनिंग, ये हिंदुस्तान का ही है। अभी धीरे 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 हमें पूरा मजबूती कदम पूरा, अभी बोल रहे हैं हम घुस के मारेंगे, आप अभी बोलो ना कि घुस के हम लेंगे ये, तो चाहे इसको एक स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। करने के लिए एक नॉन काइनेटिक कंपोनेंट है, नॉन काइनेटिक कंपोनेंट में ड्रोन जो है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हथियार और नार्कोटिक्स और काउंटरफिट करेंसी जैसे पाकिस्तान भेजता है हिंदुस्तान के अंदर ऐसा ही करते हैं। आप उनके लिए दवाई भेज सकते हैं, उनके लिए खाना पानी भेज सकते हैं, उनके लिए आप जो सिलेबस हमारा सीबीएसई का जो सिलेबस है उनके पास भेजिए, उनके साथ आधार का ये करिए, प्लस हमारा जो इलेक्टोरल रोल है, इलेक्टोरल रोल आप डिजिटल मीन से क्यों नहीं कर सकते हो? सब कुछ हो सकता है। आधार कार्ड करने के लिए आजकल ऑनलाइन इलेक्शन हो रहा है अलग अलग देशों में, हम ऑनलाइन इलेक्शन क्यों नहीं कर सकते? कुछ तो करें। आप कब तक चुप रहेंगे? स्ट्रेटेजिक साइलेंस इन चीजों में ये पाकिस्तान, अभी देखो ना, पाकिस्तान थोड़े दिन पहले उन्होंने इलेक्शन किया 5 या 6 साल के बाद। हालांकि गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर उनका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। प्रॉब्लम यही पे आ रहा है, उनकी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, तो उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उनको जितना प्रो राटा शेयर, पंजाब जैसे प्रोविंस है, जितना उनको मिलता है उसी के बराबर इनको भी मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। मतलब आप स्कूल की बात करिए, हॉस्पिटल की बात करिए, बिजली की बात करिए, इंडस्ट्री की बात करिए, नौकरी एम्प्लॉयमेंट की बात करिए, हर एक चीज में उनको रोटी कपड़ा मकान, ठीक है ना, बिजली पानी सड़क जो भी है आपको कहते चलिए, उसके बाद आप मोबाइल कम्युनिकेशन जो भी है, हेल्थ के बारे में, अलग अलग लेवल पे हर देश जो है अलग अलग वो चेष्टा करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं आगे कैसे तरक्की हो। तो ये चीज को मद्देनजर रख के हमें तो ये एक्चुअली एक मिनिस्ट्री खोलना चाहिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को कैसे वापस लेना है, एक मिनिस्ट्री, उसके नीचे एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, और उसके नीचे अलग अलग पहलू, नॉन काइनेटिक कंपोनेंट और काइनेटिक कंपोनेंट के लिए मिलिट्री का एक अंग होना चाहिए जो तालमेल कोऑर्डिनेट करेगा ट्राई सर्विसेज के साथ या सीडीएस के साथ। ऐसा होना निहायत आवश्यक है। इसको हम चुपचाप जो इस तरफ सहते जा रहे हैं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल बहुत बेहतरीन आपने ये सजेशन दिया है, क्योंकि सिर्फ नैरेटिव वॉरफेयर में या काउंटर नैरेटिव में हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम डेवलपमेंट में और जो रियल वर्क है उस पर हमारा ज्यादा ध्यान होता है, लेकिन पाकिस्तान जो नैरेटिव बिल्ड करता है उसका काउंटर हम करने में पीछे रह जाते हैं। तो जो आपने सजेशन दिया बेहतरीन है, बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं कि शायद सरकार इस पर ध्यान दे और पाकिस्तान के नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव और मजबूती से दे। बहुत धन्यवाद सर आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। Namaskar. Thank you. Always a pleasure, and actually, I learn a lot from you and your platform. Thank you. Sir, come on, sir. Thank you so much. I'm just a student learning things from experienced people like you. Thank you so much.